नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आने के बाद कई दिनों से जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री की रेस में दिग्गज बीजेपी नेता और संघ के चहेते देवेंद्र फडणवीस ने बाजी मार ली है। पार्टी कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी के विधायक दल के नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रस्तावित किया गया। मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में हुई मीटिंग में सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और इसके बाद महायुति गठबंधन ने बीजेपी के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। देवेंद्र फडणवीस आज मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। खत्म हुई कयासबाजी, फडणवीस के नाम पर मोहर लगी। देवेंद्र फडणवीस के सिर ताज, तीसरी बार महाराष्ट्र की कमान। बीजेपी विधायक दल के नेता महायुति ने फैसला कबूल किया। महायुति को बनाया महाबली, फडणवीस ने ऐसी चाल चली। पार्टी की खातिर बलिदान, ऊंचा रखा नेतृत्व का अभिमान। चलाया आक्रामक अभियान, छिटका वोट बैंक फिर मेहरबान। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत में पूरे रुतबे और दबदबे के साथ लौट आए हैं। अब महाराष्ट्र की कमान उनके हाथों में होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम पर मुहर लग गई है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरी बार सीएम बनेंगे। एकनाथ शिंदे ने भले ही उन्हें कुछ समय के लिए बेचैन किया, उन्हें ही नहीं सबको बेचैन कर दिया था कुछ समय के लिए, मगर फडणवीस अपने इरादों पर अडिग रहे। उन्होंने सीएम पद की रेस में सरेंडर नहीं किया और आखिरकार सीएम रेस वाली बाजी में वो सबसे आगे निकले और सीएम रेस वाली बाजी अपने नाम कर ली। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सीएम पद के लिए सहयोगी दलों के बीच कई दिनों चली बैठकें आखिरकार फडणवीस के नाम पर एक राय हो गईं। देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर महाराष्ट्र का ताज उनकी काबिलियत और मेहनत को देखते हुए सौंपा जा रहा है। महायुति गठबंधन में सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद फडणवीस ने कहा, शुरुआत के 2.5 साल हमें कई तरीकों से परेशान करने की कोशिश की गई थी। ऐसे में भी हमारा एक भी विधायक टूटा नहीं और 2022 में फिर हमारी सरकार बनी। हमें जनता की उम्मीदें पूरी करनी है, अपने सभी दोस्तों को साथ लेकर चलना है। महाराष्ट्र के लोगों को आश्वासन दिलाता हूं कि राज्य की भलाई के लिए 24 घंटे काम करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता अशोक चव्हाण ने इस मौके पर कहा कि अगले 5 वर्षों में महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिलेगी जो प्रदेश की जनता को अच्छा शासन देगी। Well, Maharashtra will get a stable government in the next 5 years. Devendra ji, with his experience and popularity in Maharashtra, I think it will be a good government, good governance and good administration. बीजेपी नेता राम कदम के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के नाम के चयन से महाराष्ट्र में दिवाली जैसा माहौल है। जैसे 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र में विकास कार्य हुए, वैसे ही अब भी होंगे। फिर से महाराष्ट्र में एक बार सभी विधायक दल के गुट ने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का नाम का चयन किया है। देवेंद्र जी की पहचान एक भगवान इंसान करके, लोगों के सुख दुख में साथ आने वाला इंसान करके उनकी पहचान है और इस देवेंद्र जी के नाम के चयन से पूरे महाराष्ट्र में दिवाली जैसा माहौल है। और जिस प्रकार से 2014 से 19 तक काम हुए, अब बड़ी तेजी से महाराष्ट्र में सारे जो प्रोग्रेस के काम है, डेवलपमेंट के काम है, वो होंगे। सभी विधायक और महाराष्ट्र का जन जन, महाराष्ट्र का मन मन आज इस फैसले से खुश है। वहीं पंकजा मुंडे ने इस मौके पर कहा कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। ये मुख्यमंत्री पद पर उनकी हैट्रिक होगी। भारतीय जनता पार्टी के
विधिमंडल के नेता के तौर पर आज उनका चुनाव हो चुका है और मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं, उनकी भी हैट्रिक हो चुकी है। तो हमने बहुत सारी उनको शुभकामनाएं दी और हम लोग भी देखेंगे कि ये जो महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास जताया उस पे हम लोग देवेंद्र जी के माध्यम से कैसे खरे उतरेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे। महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, पवार को 230 सीटों का भारी बहुमत मिला। बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों में एक बार फिर अपनी महारत का लोहा मनवाया। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र बीजेपी विधानसभा चुनाव में 132 सीटों के साथ न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बल्कि वो खुद प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। फडणवीस के नेतृत्व में यह कमाल पहली बार नहीं हुआ है। 2014 में भी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तब शिवसेना से गठबंधन टूट जाने के बाद भी बीजेपी 122 सीटें जीती थी और राज्य में पहली बार देवेंद्र फडणवीस के रूप में बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री मिला था। लंबे समय बाद 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री बने और उन्हीं के नेतृत्व में 2019 का चुनाव शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ा गया। तब भी बीजेपी को 105 सीटें मिली थी, मगर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा देकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। तब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोलते हुए फडणवीस ने एक बार कहा था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर फिर आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। और अब वो देवेंद्र फडणवीस रूपी समंदर मुंबई के अरब सागर के ज्वार की भांति अपने सभी विरोधियों को बहाता हुआ लौटकर फिर वापस आ गया है। ये पहला अवसर नहीं है जब देवेंद्र फडणवीस ने अपने विरोधियों को इस प्रकार धूल चटाई हो। 2019 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान फडणवीस कई बार कहते सुने गए कि मैं पुनः येईल, यानी मैं पुनः आऊंगा। मगर जब 2019 में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकी तो उनके विरोधी ये शब्द दोहराकर बार बार उनकी खिल्ली उड़ाते थे। तब फडणवीस ने अपने विरोधियों को पहला झटका जून 2022 में हुए राज्यसभा चुनाव में दिया। उस राज्यसभा चुनाव में त्रिदलीय महाविकास अघाड़ी ने जबरन अपना चौथा उम्मीदवार खड़ा कर लिया था। इस चुनाव में फडणवीस ने प्रथम और द्वितीय प्राथमिकता के मतों का ऐसा खेल खेला कि वो बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार जिताने में सफल रहे और साथ ही साथ सत्तारूढ़ अघाड़ी का चौथा उम्मीदवार हार गया। मगर असली खेला तो इसके 10 दिन बाद विधान परिषद चुनाव में हुआ। 20 जून 2022 को हुए इस चुनाव में भी फडणवीस अपनी मनमर्जी के उम्मीदवार तो जिताने में कामयाब रहे ही, विधान परिषद चुनाव समाप्त होते ही तब शिवसेना सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने अपने 16 साथियों के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी और सूरत जा पहुंचे। कुछ दिन बाद ये संख्या 40 पर पहुंच गई और उद्धव ठाकरे की सरकार ही गिर गई। फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार बनवाई और केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर स्वयं उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में शामिल भी हुए। इस घटना के करीब 1 साल बाद ही फडणवीस के नेतृत्व में एक और चमत्कार देखने को मिला, जब अजीत पवार भी एक दोपहर अपने 10 साथियों के साथ शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ लेते दिखाई दिए। बाद में उनके साथ भी पार्टी के 40 से अधिक विधायक आ गए। अब एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव में खुद को साबित किया और दिल्ली आलाकमान के साथ महायुति गठबंधन ने उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। आज माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट, ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है। ऐसी प्रचंड जीत कि विपक्ष में कोई पार्टी इस हैसियत में भी नहीं रह गई कि आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष पद पर दावा ठोक सके।
इस अभूतपूर्व जीत के नायक बनकर उभरे हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के 64 सालों के सियासी इतिहास में देवेंद्र फडणवीस वसंतराव नाईक के बाद महज दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना 5 साल का कार्यकाल शानदार तरीके से पूरा किया। देवेंद्र फडणवीस जनसंघ और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय गंगाधर फडणवीस के पुत्र हैं। गंगाधर फडणवीस को बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। फडणवीस ने युवावस्था में ही राजनीति में कदम रख दिया था जब वे 1989 में संघ की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े। 54 साल के देवेंद्र फडणवीस का पॉलिटिकल करियर लचीलेपन और राजनीतिक कौशल का मिश्रण रहा है। फडणवीस का सियासी सफर असाधारण रहा है। एक पार्षद से लेकर नागपुर के सबसे युवा महापौर बनने वाले देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी के भीतर एक प्रमुख नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। महाराष्ट्र के 64 सालों के सियासी इतिहास में देवेंद्र फडणवीस वसंतराव नाईक के बाद महज दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना 5 साल का कार्यकाल शानदार तरीके से पूरा किया हो। ऐसा करिश्मा जिसे महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार भी कभी नहीं कर पाए, जो 4 बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने। 47 साल बाद महाराष्ट्र के किसी मुख्यमंत्री ने अपना पूरा कार्यकाल किया। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस सूबे के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। फडणवीस बीजेपी के वो कद्दावर नेता हैं जिन्होंने लगातार 3 बार बीजेपी की विधानसभा चुनाव में सेंचुरी लगवाई। संयोग देखिए कि करीब 5 दशक में पहली बार कार्यकाल पूरा करने वाला मुख्यमंत्री पार्टी के फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करते हुए डिप्टी सीएम बन जाता है। यह अपने आप में पार्टी के लिए उनके त्याग और समर्पण की कहानी को बयां करता है। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की। ऐसी प्रचंड जीत की विपक्ष में कोई पार्टी इस हैसियत में भी नहीं रह पाई कि आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष पद पर दावा ठोक सके। इस अभूतपूर्व जीत के नायक बनकर उभरे देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के मूल वोट बैंक को मजबूत करने के उद्देश्य से विधानसभा चुनाव में एक आक्रामक अभियान चलाया, जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये वोट बैंक पार्टी से दूर चला गया था, लेकिन फडणवीस की मेहनत की बदौलत विधानसभा चुनाव में इसकी घर वापसी हो गई। देवेंद्र फडणवीस पार्षद से लेकर नागपुर के सबसे युवा महापौर बने और फिर महाराष्ट्र में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रचा। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में पोस्टर बॉय रहे हैं। मराठा राजनीति और नेताओं के प्रभुत्व वाले राज्य में आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए फडणवीस शिवसेना के मनोहर जोशी के बाद राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे ब्राह्मण भी हैं। फडणवीस का उत्थान 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह का भरोसा हासिल किया। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले वो मुख्यमंत्री पद के लिए स्पष्ट रूप से पहली पसंद थे, जिसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह दोनों का उन पर विश्वास था। पीएम मोदी का भरोसा, देवेंद्र देश को नागपुर का तोहफा। मोदी ने 2014 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हालांकि धुआंधार प्रचार किया था। चुनाव में पार्टी की अभूतपूर्व जीत का श्रेय तत्कालीन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष फडणवीस को गया। देवेंद्र फडणवीस जनसंघ और बाद में बीजेपी के नेता रहे स्वर्गीय गंगाधर फडणवीस के पुत्र हैं। गंगाधर फडणवीस को बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। फडणवीस ने युवावस्था में ही राजनीति में कदम रख लिया था, जब वो 1989 में संघ की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए थे। 22 वर्ष की आयु में देवेंद्र फडणवीस नागपुर नगर निगम में पार्षद बने। 1997 में 27 वर्ष की आयु में सबसे युवा महापौर बने। उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1999 में लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 3 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। महाराष्ट्र के कई नेताओं के विपरीत फडणवीस भ्रष्टाचार के आरोपों से बेदाग रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने सिंचाई घोटाले में महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस एनसीपी सरकार के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई। उन्होंने इस मुद्दे पर तत्कालीन सरकार को पूरी तरह घेर लिया। हालांकि फडणवीस एक राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार से आते हैं। उनके पिता और एक अन्य संबंधी दोनों महाराष्ट्र विधान परिषद में रहे हैं, लेकिन फिर भी फडणवीस ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई। उनका कार्यकाल चुनौतियों से खाली नहीं था। वर्ष 2019 का विधानसभा चुनाव फडणवीस की राजनीतिक दिशा में एक नाटकीय बदलाव लाया। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना अलग हुई तो उन्होंने अजीत पवार के साथ वैकल्पिक गठबंधन की तलाश की। हालांकि ये सरकार अल्पकालिक थी, महज 72 घंटे बाद गिर गई। इसके बाद फडणवीस ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई, लेकिन अपने शब्दों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ने किसी भी हालात में हिम्मत हारे बगैर हमेशा हंसमुख चेहरे के साथ कुशल सियासतदां होने का प्रमाण दिया। आज वो महाराष्ट्र की राजनीति में समंदर की तरह विशाल कद रखते हैं और जिन लोगों ने उन्हें नजरअंदाज करने की गलत फहमी पाली, वो फडणवीस की सुनामी में बहकर अपना आधार तक खो बैठे।
बहुत खुशी है मुझे कि 2.5 साल में हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने और हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। उसके इतिहास में उसका सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इतने बड़े निर्णय लिए, इसकी हमें खुशी है। सब पर 20 फडणवीस। जी हां, देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा में खराब प्रदर्शन पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी और महायुति का प्रदर्शन खराब था, तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने ली और इस्तीफे की पेशकश की थी। केंद्रीय आला कमान के कहने पर वो अपने पद पर बने रहे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी की रणनीति को बखूबी जमीन पर लागू किया। बीजेपी की अगुवाई में महायुति ने रिकॉर्ड तोड़ जीत विधानसभा के चुनाव में हासिल की। विपक्षी नेताओं ने कई बार देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन धैर्य का परिचय देते हुए बीजेपी के इस युवा नेता ने हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा और आज वो महाराष्ट्र में ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं और तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने जा रहे हैं। अपने राजनीतिक जीवन में देवेंद्र फडणवीस को कई बार गलत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने विपक्षी नेताओं को सम्मान देते हुए हर हालात का धैर्य से सामना किया और इसके बावजूद वो महाराष्ट्र में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए काम करते रहे। उद्धव ठाकरे ने उन्हें चुनौती दी और कहा, या तो आप रहेंगे या मैं रहूंगा। मनोज जरांगे ने भी फडणवीस पर हमले बोले और उनके करियर को खत्म करने की धमकी दी। कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने फडणवीस की राजनीतिक सूझबूझ पर सवाल उठाए, तो शरद पवार ने उन्हें अनाजी पंथ कहकर उनकी जाति पर तंज कसा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कभी भी धैर्य नहीं खोया और बीजेपी हित में सदा मुश्किल हालात के बीच डटे रहे। विपक्षी नेताओं ने उनकी पत्नी अमृता फडणवीस पर हास्यास्पद टिप्पणियां की। दो पार्टियों को तोड़ने और उन्हें एक साथ लाने के लिए उनकी आलोचना की गई। संक्षेप में कहें तो उन्हें आलोचनाओं का केंद्र बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस ने सबका सामना किया, उन्होंने संयम बनाए रखा। लोकसभा में हार के बाद भी उन्होंने संयम बनाए रखा और अपनी चालों और रणनीतियों को बखूबी अंजाम दिया और विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दिलाई। फडणवीस ने लोकसभा में खराब प्रदर्शन पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश भी की थी। केंद्रीय आला कमान के कहने पर वो पद पर बने रहे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी की रणनीति को बखूबी जमीन पर लागू किया। बीजेपी की अगुवाई में महायुति ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। जानकारों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने केंद्रीय नेतृत्व के लिए अपना फैसला सुनाया था, जबकि हालिया जनादेश महाराष्ट्र और देवेंद्र फडणवीस के लिए है। बीजेपी ने 2014 में प्रचंड मोदी लहर में 122 और 2019 में 105 सीटें जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद फडणवीस ने वो कर दिखाया जो सियासी पंडितों के लिए भी अकल्पनीय है। महाराष्ट्र में विकास, हिंदुत्व और सभी जातियों को साथ लेकर चलने की क्षमता देवेंद्र फडणवीस की तुलना में महाराष्ट्र के अन्य नेताओं में नहीं है। महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में हुई राजनीतिक उठापटक में भी बीजेपी विधायकों को एक साथ रखने में फडणवीस कामयाब हुए। देवेंद्र फडणवीस खुद संघ के स्वयंसेवक हैं। उन्होंने हमेशा ही राजकीय आचरण में संघ के अनुशासन का पालन किया है। देवेंद्र फडणवीस के असाधारण नेतृत्व का ही नतीजा है कि उन्हें तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का ताज पहनाया जा रहा है। पार्टी और आरएसएस के प्रति उनके समर्पण की भावना से बीजेपी आलाकमान और संघ मुख्यालय दोनों बेहद प्रभावित हैं। नतीजतन देवेंद्र फडणवीस का भविष्य चारों ओर से उज्जवल नजर आता है और उनकी कुशल अगुवाई में महाराष्ट्र की तरक्की भी निश्चित है। तो हमारी आज की इस खास पेशकश सब पर 20 फडणवीस में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।